आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले बुलेटिन की बड़ी खबरों पर एक नजर। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियतों को हिंदुस्तानी शहरियत मिलने की राह हुई हमवार। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल को मिली मंजूरी। रोहिंग्या नस्लकुशी मामले की आलमी अदालत में समाअत जारी। म्यांमार के खिलाफ नस्लकुशी के इल्जामात को आंग सांग सूची ने किया मुस्तरद। अफगानिस्तान के सूबे परवान में अमरीकी फौजी बेस के बाहर खुदकुश हमला, कम से कम 1 हलाक 5 जख्मी। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 करोड़ रुपये के जमानती मुचलकों पर दी जमानत। और बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सर्वे के मुताबिक पीएम जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी की फतेह के इम्कानात रोशन। और अब आलमी मंजर को तफसील से देखते हैं। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ में रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत की नस्लकुशी के मुकदमे की समाअत दूसरे दिन भी जारी रही। इस मुकदमे में म्यांमार की नुमाइंदगी बहैसियत वज़ीर ख़ारजा नोबेल अमन इनाम याफ्ता सियासी रहनुमा आंग सान सूची कर रही हैं। सूची ने अदालत-ए-इंसाफ में तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें नामुकम्मल और गुमराहकुन करार दिया। अदालत में सूची ने मुल्की फौजी इक़दामात का दिफा करते हुए कहा कि म्यांमार दाखिली इंतशार का शिकार है। रोहिंग्या अक़लियत की नस्लकुशी की दरख्वास्त अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया ने दायर कर रखी है। अमन के लिए नोबेल इनाम हासिल करने वाली म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ में नस्लकुशी के इल्जामात के जवाब में म्यांमार का मौक़िफ़ रखने के लिए अदालत में बहैसियत वज़ीर ख़ारजा पेश हुई। आंग सान सूची ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और सितम की बात सही नहीं है। सूची ने नस्लकुशी के इल्जामात को सिरे से मुस्तरद करते हुए इस मामले में अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया पर गुमराह करने का इल्जाम लगाया। सूची ने कहा कि गाम्बिया ने अदालत के सामने म्यांमार के रखाइन से मुताल्लिक सही तस्वीर पेश नहीं की, क्योंकि वहाँ की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ और पेचीदा है। Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture of the situation in Rakhine State in Myanmar. Yet, it is of the utmost importance that the court assess the situation obtaining on the ground in Rakhine dispassionately and accurately. The situation in Rakhine is complex and not easy to fathom, but one thing surely touches all of us equally: the sufferings of the many innocent people whose lives were torn apart as a consequence of the armed conflicts of 2016 and 2017. In particular, those who have had to flee their homes and are now living in camps in Cox's Bazar. इससे कबल अर्ज़ गुजार मुल्क गाम्बिया ने मंगल के रोज कहा था कि म्यांमार ने नस्लकुशी रोकने के तई 1948 के मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ में समाअत के दौरान वकील इस्तिग़ासा ने अपने इब्तिदाई दलाइल में म्यांमार की क़यादत से मुतालबा किया था कि वो रोहिंग्या बरादरी की हलाकतों के सिलसिले को फौरी तौर पर रोके। गाम्बिया के वज़ीर इंसाफ जस्टिस अबूबकर तंबादो ने म्यांमार में रोहिंग्या अक़लियत के कत्लेआम को पागलपन करार देते हुए म्यांमार हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। ख्याल रहे कि बौद्ध मत के पैरोकारों की अक्सरियत वाली आबादी के मुल्क म्यांमार में बसने वाले हजारों रोहिंग्या सन 2017 में फौज के क्रैकडाउन में हलाक हुए और 7 लाख से ज्यादा हमसाया मुल्क बांग्लादेश चले गए। 2017 के क्रैकडाउन को अक़वाम मुत्तहिदा ने नस्ली सफाई बताते हुए कत्लेआम करार दिया था। आलमी इदारे यूएन के तहकीककारों का कहना था कि 2017 में म्यांमार की फौज ने मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए रखाइन में खास ऑपरेशन किया, जिसके बाद 7,30,000 मुसलमान बांग्लादेश हिजरत करने पर मजबूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
खबर अफगानिस्तान से है, जहां के सूबे परवान में बुध को अमेरिका के फौजी बेस के बाहर खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 1 हलाक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान के बगराम में कायम सबसे बड़े अमेरिकी फौजी बेस के करीब एक खुदकुश धमाके में कम से कम 1 खातून हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। हुक्काम ने बताया कि इस फौजी अड्डे के जुनूबी दाखिली दरवाजे पर हुए इस खुदकुश हमले में जख्मी हुए तमाम अफराद अफगान शहरी हैं जो कि फौजी बेस की जुनूबी राहदरी पर मौजूद थे। हुक्काम ने ये भी बताया कि हमलावरों और गैर मुल्की फौजियों के दरमियान 30 मिनट तक तसादुम हुआ। हमलावर बज़ाहिर फौजी अड्डे के अंदर दाखिल होना चाहते थे। मगरबी मुल्कों के फौजी इत्तेहाद नेटो और अफगान हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि बुध के रोज बगराम बेस के बाहर एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। नेटो ने अपने बयान में कहा कि बगराम बेस पर होने वाला हमला अचानक हुआ, जिसे फौरी तौर पर पसपा कर दिया गया। हमले में किसी अमेरिकी या इत्तेहादी फोर्सेस की हलाकत नहीं हुई। नेटो के बयान में मजीद कहा गया कि मकामी अफराद के इलाज और मुआवजे के लिए बेस बनाई जा रही थी, जिसे हमले के नतीजे में नुकसान पहुंचा। मुल्की ज़्यादातर ज़ख्मी था, शायद खारिजी असला ज़ख्मी نداشته باشند، ज़ख्मी ज़्यादातर हमें दाखिली است। याद रहे कि बुध के रोज होने वाला हमला एक ऐसे मौके पर किया गया जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए हैं। इससे पहले तालिबान ने काबुल में नवंबर में उस वक्त हमला किया था जब अमेरिका और तालिबान अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके थे। इस हमले में एक अमेरिकी फौजी की हलाकत के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान किया था। तालिबान को 2001 में इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के बाद से अब तक अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर उन्हीं का कंट्रोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत तिब्बी बुनियादों पर मंजूर कर ली है। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 1-1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म दिया है। आसिफ जरदारी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि साबिक सदर की सेहत खराब है और उनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं, लिहाजा इन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल जहांजेब और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में पेश हुए। अदालत के रूबरू साबिक सदर जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ज़ियाबीतुस के मरीज हैं, जबकि इन्हें दिल का आर्जा भी लाहक है। रिपोर्ट में बताया गया कि आसिफ अली जरदारी की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और इनके दिल में 3 स्टेंट भी डाले जा चुके हैं। इसकी दोबारा एंजियोग्राफी करने की जरूरत है, लिहाजा जेल में इनका इलाज मुमकिन नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए आसिफ जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर रिहा करने का हुक्म दिया। नैब के वकील ने अदालत में बताया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात मुकम्मल करके रिफर से दायर कर दिया गया है। ख्याल रहे कि आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से इस्लामाबाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नेब ने रवा साल जून में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया था। नेब का ये इल्जाम था कि आसिफ अली जरदारी और इनकी बहन फरियाल तालपुर ने जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए 3 अरब 77 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए ये एक तरह से राहत की खबर है। उधर पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कायम इज़दाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने कलअदम तंजीम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद समेत उनकी तंजीम के दीगर रहनुमाओं पर गैर कानूनी फंडिंग के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी है। हाफिज सईद समेत उनकी तंजीम के दीगर रहनुमाओं ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए अपने खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि यह इल्जाम आलमी दबाव की वजह से लगाया गया है। वाज़ेह है कि हाफिज सईद और उनकी कलअदम तंजीम जमातुद दावा के दीगर रहनुमाओं को पंजाब के शहर गुजरावाला से 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
लबनान के दारुल बैरूत में दर्जनों अफराद ने फ्रांसीसी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि लबनान के अंदरूनी मामलों में किसी बाहरी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजाहिरीन ने फ्रांस से अपील की कि वह लबनानी हुकूमत को माली ताउन न दे। वाज़ेह है कि फ्रांस ने गुज़िश्ता बरस लबनान के लिए एक माली पैकेज का ऐलान किया था, जबकि लबनानी शहरी गुज़िश्ता 17 अक्टूबर से मुल्क में बदहाली और महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और बदउनवान हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। عندما قامت ثورة 17 تشرين قامت بسبب فساد هذه السلطة، وهم الآن يعودون لتعويم هذه السلطة. نحن نرفض أي مساعدة ونرفض أي تدخل من الحكومة الفرنسية. التدخل الوحيد المطلوب منا هو أن تقوم بحجز أموال الفاسدين، تقوم بحجز أموال الفاسدين الموجودة في البنوك الفرنسية. هذا كل ما نطلبه من فرنسا، لا نريد أي تدخل بشؤوننا الداخلية. न्यूजीलैंड के हुक्काम ने बताया कि व्हाइट आइलैंड के आतिशफशा से एक मरतबा फिर राख निकलना शुरू हो गई है। इस राख के साथ शदीद गर्म कीचड़ भी बाहर निकल रहा है। इस सूरत हाल की वजह से 2 दिन गुजरने के बाद भी नाशों की लाश शुरू नहीं की जा सकी है। आतिशफशा के फटने की वजह से जजीरे पर जलजले के जोरदार झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक आतिशफशा के अंदर का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा महसूस होता है और यह सूरत हाल अगले 24 घंटों तक जारी रह सकती है। अब तक इस आतिशफशानी जजीरे की सयाहत करने वाले 6 सयाहों के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआखजे की शिकों के ऐलान के बाद ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इस सारे अमल को महज इल्जाम तराशी करार दिया। डेमोक्रेटिक अराकीन के मुताबिक सदर ट्रंप ने कौम को धोखा दिया है। ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी मुआखजे की शिक्कों पर मजीद बहस आज से शुरू कर दी गई। इसके बाद से इसे एक करारदाद की सूरत में ऐवान में पेश किया जाएगा। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद इसको सीनेट के हवाले कर दिया जाएगा। अमेरिकी सीनेट में सदर ट्रंप की सियासी जमात रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है। इस बायस इम्कान है कि वो सीनेट से बच जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि कोई मुगालते में न रहे, आइंदा सदारती इंतखाब वही जीतेंगे। The House Democrats are walking back from everything they claimed with today's announcement. They're now admitting there was no collusion, there was no obstruction of justice, and there were no crimes whatsoever. There are no crimes, it says it. There are no crimes. They're impeaching me, and there are no crimes. This has to be a first in history. They're impeaching me. You know why? Because they want to win an election, and that's the only way they can do it. और अब बरतानिया का रुख करेंगे, जहां कल पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। राय आमा के ताजा जायजे के मुताबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी को पार्लियामेंट में ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इन इंतखाबात में बरतानवी शहरी पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए वोट डालेंगे। जीत के लिए किसी भी सियासी जमात को 326 नशिस्तें दरकार होंगी। यह खास रिपोर्ट देखिए। तो एक तरह से कल का दिन बरतानिया के अवाम और वहां की सियासी पार्टियों के लिए बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि कल से ही इंतखाबात का अमल बरतानिया में शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल की हिमायत में 125 वोट पड़े, जबकि मुखालफत में 105 वोट डाले गए। अपोजिशन ने राज्यसभा में भी बिल को मुस्लिम मुखालिफ और गैर आईनी करार देते हुए मुखालफत की। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के तमाम एतराजात का जवाब दिया। बिल को पेश करते हुए और बहस मुकम्मल होने के बाद एतराजात का जवाब देते हुए अमित शाह ने यकीन दहानी कराई कि इस मुल्क के मुसलमानों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है और इस बिल से यहां के मुसलमानों की शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह अमित शाह ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क में महफूज हैं। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। मुझे भी मालूम है, माननीय कंट्रोवर्सी होगी, हो रही है। हमें क्या थी, 5 साल के लिए हमारे पास मैंडेट था। हम भी सालों तक जिस तरह सबने सत्ता का सुख भोगा, हम भी भोग सकते थे। कल कौन सा चुनाव है मान्यवर? कौन से
कल इसका राजनीतिक फायदा उठाना है। चुनाव 4.5 साल के बाद है, मगर देश की समस्याओं को कितने साल तक टालते रहेंगे, लटकाते रहेंगे और समस्याओं को क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बड़ी करते रहेंगे। जो सत्ता पर रहे सबको मैं कहना चाहता हूं, आज रात को रूम में अंधेरा रखकर अपने आत्मा के साथ संवाद करिए। अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी होती। जब एक जर्नल दृष्टि से देखते हैं और सामान्य दृष्टि से जो हो रहा है इसको हम स्वीकारते हैं, तो ये माना जाएगा मान्यवर कि जहां इस्लामिक स्टेट है वहां पर इस्लाम के अनुयायियों पर धार्मिक प्रताड़ना होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसमें सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को भी रखा है। अब हमारी पार्टी की पंथ निरपेक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। भाई सिर्फ हिंदू रखा है क्या, सिर्फ सिख रखा है क्या? इसके अंदर बौद्ध भी आ रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, पारसी भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं। ये कहां पंथ निरपेक्षता? नहीं, सिर्फ मुसलमान आएगा तो ही पंथ निरपेक्षता हो जाएगी। आपकी पंथ निरपेक्षता की व्याख्या बड़ी सीमित है, हमारी व्यापक है। जो प्रताड़ित है उसी को लाना, ये हमारी व्याख्या है। ये बुद्धिगम्य विभाजन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कहीं पर भी ये बिल आर्टिकल 14 को हर्ट नहीं करता है और बाकी सारे आर्टिकल को भी हर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म। जो करो वो कोई आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? मान्यवर ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के, आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान। मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता है, किसी की नहीं छीनता है। और उधर बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने भी वाजे किया कि इस बिल से सिर्फ 3 पड़ोसी ममालिक से लोगों को शहरियत देना मकसद है, न कि हिंदुस्तान के अकलियतों के हुकूक छीनना। और इसलिए कई बार ये लगता है कि जो वक्तव्य आया है उसमें फोर्स तो बहुत होता है, उसमें आवाज भी बहुत होती है, लेकिन तथ्य कम होता है। मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं और रिकॉर्ड स्ट्रेट ये करना चाहता हूं कि हम कभी गांधी जी की बात करें, कभी सावरकर जी की बात करें, कभी हम किसी की बात करें, वो करना ठीक है, वो करना ठीक है। लेकिन आज जिस सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका आधार सिर्फ एक है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस माइनॉरिटी को रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, प्रताड़ना हुई है, और वो लोग भारत में शरण लिए हैं या शरण लेना चाहते हैं, उनको सिटीजनशिप राइट देने का अधिकार देने का काम है। यह मूल बात है। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस बिल, दिस इज द एसेंस ऑफ द बिल। और हम एसेंस से इधर उधर जाएं तो शायद हम रास्ते से भटक जाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। किसी के साथ भी किसी का अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। आर्टिकल 14 यहां किसी भी आधार पर नहीं आती है। जब परसिक्यूशन रिलीजियस के आधार पर होगा तो उत्तर भी रिलीजन में ही मिलेगा और उसी दृष्टि से उसको देखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। और उधर कांग्रेस के राज्यसभा रुकन आनंद शर्मा ने शहरियत तरमीमी बिल को आइन की दफा 14 के खिलाफ करार दिया। 2016 में भी यह बिल लाया गया था। उस बिल में और इस बिल में काफी अंतर है। सरकार के पक्ष का मैंने गृह मंत्री जी को सुना, दूसरे सदन में भी ये कथन है कि सबसे बातचीत हो चुकी है, इसकी जांच परख हो चुकी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना मेरा दल, क्योंकि जो परिवर्तन हुए हैं
उसकी स्क्रूटनी होना जरूरी है। आपने कहा यह ऐतिहासिक बिल है, पर इतिहास इसको किस दृष्टि से देखेगा वो वक्त बताएगा। अगर बदलाव लाए थे आपने, बेहतर होता। प्रजातंत्र की ये रिवायत है, इसको दोबारा दिखवाते। जल्दबाजी क्यों? पार्लियामेंट की कमेटी को भेजते, अगले सत्र में इसको लेकर आते। हमने मांग की थी, पर सरकार अपनी जिद पर कायम है, चाहती है कि इसको करे जैसे कोई बहुत बड़ी विपत्ति भारत के सामने है, ऐसा जो कि पिछले 72 साल में नहीं देखा गया, इसलिए इसको तुरंत करना जरूरी। हम इसका विरोध करते हैं। विरोध के कारण राजनीतिक नहीं, संवैधानिक, नैतिक है। क्या संविधान निर्माताओं का यह सम्मान करना है अगर हम यह कथन करें आज 2019 में, 72 साल के बाद, कि उनको कोई समझ नहीं थी, उन्होंने इस पर गौर नहीं किया था, कुछ नहीं सोचा था? ये गलत बात है। जहां तक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का आपने जिक्र किया कि लोगों को नागरिकता दी जाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। भारत के संविधान में कोई परहेज नहीं है।